गुड मॉर्निंग। ये कल मैंने वर्क एनर्जी का क्वेश्चन दिया था। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे और कुछ उसका कंसेप्ट था। और आज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी से संबंधित, वर्क एनर्जी से ही संबंधित, जो कि कल पूरा नहीं किया था। उसी में कॉलिजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन, जो उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले कुछ कंसेप्ट दे देंगे। तो एक मैंने बोला तो था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस से पूछा हुआ है, उसकी बात हम करेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी को हम लोग देख लें। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था, यहाँ पे देख लो। पहले कल के ही सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा सीधा के ई बराबर क्या होता है, ये हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर। यदि यहाँ पे भी कांस्टेंट हो तो के किसका प्रोपोर्शनल होगा? ये के प्रोपोर्शनल हमारा एम का हो जाएगा। जब के प्रोपोर्शनल एम का होगा तो हमारा K1/K2 बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा M1/M2 हो जाएगा। एक हमारा ये केस आ रहा है। दूसरा फार्मूला हमारा यहाँ पे है कि के बराबर हमारा क्या था? ये था P²/2m। यदि हमारा यहाँ पे m कांस्टेंट हो, यदि m कांस्टेंट हो तो k प्रोपोर्शनल किसका होगा? P²। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? यहाँ पे हमारा m कांस्टेंट होगा। तो इस ढंग से हम लिखेंगे कि K1/K2 बराबर P1/P2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो प्रीवियस से आया हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। देख लो, क्वेश्चन एक हमारा है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। टू बॉडीज ऑफ मासेस m और 4m मास के दो समान पिंड। ठीक, यहाँ सीधा क्वेश्चन हमारा इसी के आधार पे देख रहा है। यहाँ क्वेश्चन हमारा है m तथा 4m द्रव्यमान, m तथा 4m द्रव्यमान के दो पिंड। पिंड मतलब दो बॉडी। पिंड मतलब क्या होता है? ये बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द्रव्यमान मतलब मास होता है। याद रखना कि हमारा m तथा 4m द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान। यहाँ क्या है हमारा? समान गतिज ऊर्जा। समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत। समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, मतलब मोशन में है, गति में है, गतिमान है। तो संवेग का अनुपात, मोमेंटम का रेशियो कह रहा है। संवेग का अनुपात, रेशियो ऑफ मोमेंटम यहाँ पे कहेगा, रेशियो ऑफ मोमेंटम। ये निकालना है तुमको। यहाँ हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, याद रखना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो सीधा से यहाँ क्या देख रहे हैं? मास। और देखो यहाँ की बात आ रही है, मास यहाँ कांस्टेंट है हमारा। नहीं, मास यहाँ कांस्टेंट तुम्हारा नहीं है। यहाँ पहले देख लो किसके किसके बीच का रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी क्या हमारा है? P²/2m। लेकिन ये हमारा कांस्टेंट है, तो P² प्रोपोर्शनल किसका हो गया? हमारा m का हो गया। क्लियर है? तो P प्रोपोर्शनल किसका हो गया हमारा? या ऐसा कर सकते हो, अपनी इच्छा है, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि P1/P2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे क्या दे देगा? ये हमारा दे देगा M1/M2। यहाँ पे चलो, यहाँ हमारा सीधा सा P1/P2 का स्क्वायर करो तो मास कितना है हमारा? मास देखो यहाँ पे m है और 4m है। m/4m, एक मास क्या है? m है, दूसरा 4m है। इसको कैंसिल करो, 1/4 हो गया। इस ढंग से हम P1/P2 यदि लिख दें, ये क्या दे देगा? 1:2 दे देगा। समझ में आ रहा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन इसके अंदर। यही हमारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है कि m तथा 4m द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के, मैंने इक्वल कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ ये मूव कर रहा है। m और 4m मास का दो बॉडी है, तो उसका लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया है? सेकंड केस में, इसी में सेकंड हम देख रहे हैं। ये देख लिया, इसको आगे बढ़ो। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन फिर दे रहा है तुम्हारा
कह रहा है कि यहाँ पे 1 ग्राम और 4 ग्राम का 2 ऑब्जेक्ट है जो कि समान रेखीय संवेग के साथ गतिमान है। या फिर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि 1 ग्राम तथा 4 ग्राम का 2 पिंड, पिंड मतलब क्या होता है, वस्तु या ऑब्जेक्ट, 2 पिंड समान काइनेटिक एनर्जी, समान मोमेंटम कह रहा है, समान संवेग, समान रेखीय संवेग बोल दो या संवेग, समान रेखीय संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम, इक्वल लीनियर, कांस्टेंट मतलब इक्वल बोलो इसको, इक्वल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। हमने कहा कि 1 ग्राम और 4 m को 2 बॉडीज है जो कि इक्वल लीनियर मोमेंटम के साथ गतिमान है, के साथ गतिमान है। कड़क काइनेटिक एनर्जी का अनुपात, काइनेटिक एनर्जी मतलब K1 K2, ये रेशियो पूछ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन आया हमारा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि 1 ग्राम और 4 ग्राम का 2 ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम या समान रेखीय मोमेंटम से गतिमान है, चल रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का रेशियो किसके किसके बीच रिलेशन है हमारा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मास के साथ। तो के बराबर क्या होता है हमारा P²/2m होता है। तो ये था हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि क्या देख रहे हो, कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम हमारा है, तो हमारा के प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, इन्वर्सली हमारा मास का हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसके दोनों के बीच रिलेशन क्या है, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा सा K1/K2 बराबर हो जाएगा M2/M1। M2 हमारा कितना है, 4 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, और M1 हमारा कितना है, ये हमारा 1 ग्राम है, तो रेशियो हमारा हो गया 4:1। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन जो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक इसी क्रम में फिर अगला जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट इसी में कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में आपका एक क्वेश्चन होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीधा से लिखो कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो सीधा सा इसका क्या होता है कि ये हमारा होता है, इसको U लिखते हैं, और ये होता है हमारा ½ KX²। याद रखना इसको, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यदि K कांस्टेंट हो, K हमारा यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है या बल नियतांक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम लोग स्प्रिंग नियतांक कहते हैं हिंदी में, स्प्रिंग नियतांक। और इसी को हम लोग दूसरा नाम फोर्स कांस्टेंट से भी देते हैं, बल नियतांक भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट, या इसको हम लोग बल नियतांक भी बोलते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा की जाए। ये हमारा कांस्टेंट के क्या है, यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट है या नियत है, कांस्टेंट की बात करें, ये कांस्टेंट है, U प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ये x² का हो जाएगा। सवाल ये उठता है, ये x जो है ये कंप्रेशन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, हम स्प्रिंग को मान लो खींच रहे हैं, थोड़ा सा सीखो इसको, हल्का सा एक कंसेप्चुअल व्यू है, जानना चाहिए। ये मान लो कि हमारा स्प्रिंग का पार्ट, ये हमारा मीन पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ पे स्प्रिंग हमारा अस्थिर है, कुछ इसमें ना खींच रहे हैं ना दबा रहे हैं। मान लो इस स्प्रिंग को हम खींच देते हैं, इसको खींच दिया, एक्सटेंशन हुआ इसमें ना, ये खींचा हमने यहाँ पे, तो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसमें बढ़ोतरी हुई, स्ट्रेच किया इसको, क्या क्या खींचा मतलब स्ट्रेच किया, स्ट्रेचिंग मतलब खींचा इसको। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट सीरीज में इसी को हमने दबा दिया, तो फिर देखो इधर हमारा ये मीन पोजीशन है, एक्सटर्नल हमारा है फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स हमारा है, ये हमारा फोर्स एक्सटर्नल है, फिर एक डिस्टेंस से हमने दबाया इसको। याद रखना, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो जैसे ही छोड़ते हैं फिर से अपनी पहली स्थिति में आ जाती है, और पहली स्थिति में लाने वाले फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये एक्सटर्नल यदि इधर लग रहा है तो इधर तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तुम ये देखो हमेशा हमने कहा यदि इसको ये कंप्रेस किया है,
यहाँ क्या है, दबाया है। कंप्रेस मतलब दबाना, इसको दबाया है, दबाना कहते हैं। स्ट्रेच मतलब खींचा है, इसको क्या किया, बाहर खींचा है। तो दोनों कंडीशन में यदि ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो ये छोटा होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों स्थिति में स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, दोनों स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। याद रखना, स्ट्रेच करें और स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग इन बोथ द केसेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। यहाँ सीधा लिखेंगे, ऑन स्ट्रेचिंग लिखो यहाँ पे खींचने पर, इसको याद रखना। ऑन स्ट्रेचिंग बोले और या ऑन कंप्रेसिंग बोलें। कंप्रेसिंग मतलब दबाने पे, देख लो यहाँ पे, यहाँ मैंने खींचा तो स्ट्रेचिंग कहेंगे, दबाया कंप्रेस बोलेंगे। दोनों स्थिति में हमारा यू जो होगा, ये दोनों कंडीशन में हमारा बढ़ेगा। यू हमारा घटे या बढ़े, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये घटे बढ़े या ये हमारा घटे, दोनों कंडीशन में हमारा यू जो है ये हमारा बढ़ता है। ये एक हाइपोथेटिकल प्रूफ, ये तुम्हारा ट्रिक है। यहाँ पे इसको देख लो, हमने क्या कहा कि हमारा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसको खींच लें या दबा दें, ये बढ़ा दें या घटा दें, दोनों कंडीशन में यू क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हर कंडीशन में बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। केवल मीन पोजीशन पे, यहाँ पे ही केवल जीरो होगा। इस जगह पे यदि हम यू की बात करें तो यहाँ पे हमारा जीरो होगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी यू हमारा बढ़ेगा, इस जगह भी यू हमारा बढ़ेगा। दोनों कंडीशन में हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंडीशन में हमारा बढ़ेगा। इस पर एक हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले में से है, उसकी बात हम कर लेते हैं। इसी क्योंकि इसमें देना था अलग से टाइम, उसमें कल पिछले वीडियो में पूरा नहीं इसमें दे पाए थे। इसकी बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, इसको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो, एक क्वेश्चन हमारा है, ए लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी यू है। यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचें, ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ है, इफ़ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इसमें है, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। फिर है कि इफ़ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, इफ़ इट इज स्ट्रेच खींचा जाता है कितना, 10 सेंटीमीटर, इफ़ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 10%, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, समझना। इसको हिंदी वाले देख लो, हमने कहा स्प्रिंग को खींचा जाता है कितना, यदि किसी स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, यू होती है। यदि उसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर, परसेंट में 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ऑप्शन यहाँ पे है, पहला ऑप्शन हमारा है ये है U/25, दूसरा हमारा ऑप्शन है 25U, और तीसरा हमारा ऑप्शन यहाँ इसमें आपका दिया हुआ है U/4, U/5, U/4 है, और चौथा हमारा यहाँ पे है U/5। देख लो यहाँ सीधा सा हमारा क्या था कि U हमारा क्या था कि 1/2kx² था। यहाँ पे हमने निकाला था U प्रोपोर्शनल x² का। यहाँ पे हमारा U1/U2 क्या हो जाएगा, ये हमारा x1/x2 का स्क्वायर हो जाएगा। सीधी सी बात करो, सो U1 कितना हमारा है, देख लो U है, और U2 पूछा जा रहा है, ये U2 कर देते हैं। x1 देखो, x1 हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5/10 देख लो यहाँ पे, ये 10 कर दो, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 1/2 का स्क्वायर हुआ। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, यदि U/U2 हम कर देते हैं, ये हमारा 1/4 होता है। इस ढंग से हम U2 की बात करते हैं तो ये हमारा 4U आ जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे एक सुधार देते हैं हम लोगों का आंसर यहाँ पे 4U हो जाएगा। इस ढंग का हमारा ऑप्शन दिया हुआ 4U। फिर एक बार देखो, जब 5 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो एनर्जी कितनी है, यू है। यदि इसको 10 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो एनर्जी कितनी होगी, U बराबर हाफ के x², U प्रोपोर्शनल x², U1/U2, x1/x2। ये वैल्यू कितना दिया गया है, U दिया गया है, और ये 5 है, ये 10 है, देख लो 1/2 का स्क्वायर 4U। आंसर कितना हुआ हमारा, आंसर हमारा इसमें हो गया 4U। क्लियर है, चलो यही केस इसमें है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा आएगा कॉलिजन की बात कर लो। कॉलिजन एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इतना बना लो, और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है प्लग करने की, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। देखो यार, हम कॉलिजन की बात कर रहे हैं। कॉलिजन को हम लोग संघात या टक्कर कहते हैं।
कॉलिजन। कॉलिजन को क्या बोलेंगे? ये हम लोग टक्कर कहते हैं या संघात कहते हैं। टक्कर बोल दो या तुम संघात बोल दो, एक ही बात। पहले यहाँ पे सीधा सा कॉलिजन टक्कर को कहते हैं, कारण कि दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन है, जिसके कारण ड्यू टू विच जिसके कारण बॉडी का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बदल जाता है और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें हमको मेन चीज़ जो देखना है ना, इसमें मेन हमको कॉलिजन के रिस्पेक्ट में देखना है कि कॉलिजन के टाइप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। मेन हमारा यहाँ पे एम हमारा इस पर है, मैन ये क्वेश्चन पे एम है। ये हमारा इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक एक हमारा होता है इलास्टिक कॉलिजन, और दूसरा हमारा होता है इनएलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे। दूसरा हमारा होता है इनएलास्टिक कॉलिजन। इनएलास्टिक कॉलिजन एक को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखना, इसको हम लोग प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर, और इधर हम लोग बोलेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको कहेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर बोलेंगे इसको हम लोग। ध्यान देना यहाँ पे, अप्रत्यास्थ टक्कर, ध्यान दो। अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है क्वेश्चन आने का, इसमें कैसी संभावना बनती है क्वेश्चंस की, उस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि इसमें क्या कंजर्व होता है, तो इसमें हमारा रेखीय संवेग और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। ये हम कहते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम, इसमें कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो मतलब इसको रेखीय संवेग कहते हैं। टक्कर के पहले टक्कर के बाद दोनों कंजर्व होता है, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। और ये हमारा कंजर्व होता है, ये संरक्षित होता है। ये क्या होता है? इसमें कंजर्व्ड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंजर्व, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये संरक्षित होता है। ठीक है, और यहाँ पे चलो, और फिर इसका जो होता है हमारा, तो एक काम करो पर इसको हम लोग कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है? इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये हमारा कंजर्व या संरक्षित होता है, याद रखना। अब सवाल ये उठता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में किसका कंजर्वेशन होता है? इसमें लीनियर मोमेंटम का, रेखीय संवेग कंजर्व होता है, और फिर सेकंड में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इलास्टिक कॉलिजन के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका रेखीय संवेग संरक्षित होता है। दूसरा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तीसरा, बोथ ऑफ एवं मतलब उपयुक्त दोनों, और चौथा नन ऑफ दिस, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और प्रत्यास्थ टक्कर की बात करते हैं तो इसमें देखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम की बात कर दें, लीनियर मोमेंटम, तो रेखीय संवेग ये क्या होता है? ये हमारा कंजर्व्ड होता है। और फिर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो सीधा डाल देंगे नॉट कंजर्व्ड। नॉट, ये कंजर्व नहीं होता, ये संरक्षित नहीं होता। ये याद रखना कि कॉलिजन दो टाइप का है, एक इलास्टिक है, दूसरा हमारा इनइलास्टिक है। इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी में दोनों कंजर्व होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, और फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। और इनइलास्टिक में जाएंगे तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होता है। याद रखना, इसको देख लो। नेक्स्ट थोड़ी सी और बात कर दें इसमें, एक और। नेक्स्ट देखना, अब यहाँ की फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी लिखते हैं कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए हमारा ई जो होता है एक होता है, पर ये देखना पड़ेगा कि हमारा ई की बात कर दो। यहाँ पे देखो, इधर हम ई की बात कर लिखते हैं, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। रुक जाओ, ये हमारा सीधा सा यहाँ हमारा पार्ट आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम लोग निष्कृति गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
निष्क्रिति गुणांक। अब यही समझना, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ये निष्क्रिति गुणांक क्या है कि यह हमारा ये कॉलिजन की प्रकृति को बताता है। डिटरमाइंस द नेचर ऑफ कॉलिजन, डिटरमाइंस द नेचर ऑफ कॉलिजन, मतलब कॉलिजन की प्रकृति को निर्धारित करता है, टक्कर की प्रकृति को बताता है। याद रखना, ये क्या हमारा है, ये हमारा टक्कर की प्रकृति को बताता है। कौन? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, याद रखना। और दूसरी बात है कि ये हमारा किस पर निर्भर करता है, ये हमारा कोलाइडिंग बॉडी के टक्कर पे, नेचर ऑफ कोलाइडिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। अब एक चीज़ ध्यान देना, पूछेगा ये किस पर निर्भर करता है, तो बच्चे लिख देंगे इसमें नेचर ऑफ कॉलिजन। जी नहीं, नेचर ऑफ कॉलिजन नहीं होता, ये किस पर होता है, नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, टकराने वाली वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखना इस चीज़ को। जब ये पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, सीधा सा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है कि कॉलिजन की टक्कर की प्रकृति को बताता है, कॉलिजन के नेचर को बताता है, और किस पर निर्भर करता है, तो कोलाइडिंग बॉडी के प्रकृति पे, टकराने वाली वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ ई जो हमारा होता है ना, ये V2 माइनस V1 बटा U1 माइनस U2 होता है। याद रखना, U1 माइनस U2। इसका मतलब सवाल ये उठता है कि सर ये V2 क्या है, ये V1 क्या है, तो ऐसे देखो, ये मान लो ये हमारा एक बॉडी M1 मास की बॉडी है, ये टक्कर के पहले U1 है, फिर हमारा यहाँ M2 मास की बॉडी है, ये हमारा U2 है, टक्कर हो गई दोनों के बीच। टक्कर हुआ तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो M1 मास की बॉडी है इसका V1 हो गया, और M2 मास की जो बॉडी है इसका वेलोसिटी V2 हो गया। ये हमारा है आप बिफोर कॉलिजन, टक्कर के पहले वेग क्या था दोनों का, U1 और U2 था, बिफोर कॉलिजन, टक्कर के पहले। और इसकी बात करेंगे, ये क्या करेंगे, आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद, आफ्टर कॉलिजन। तो टक्कर के पहले इसका U1, एक संकेत है यहाँ पे ये कि U1 बड़ा U2 से होना चाहिए, तभी टक्कर मारेगा। यहाँ पे U1 है टक्कर के पहले पहली वस्तु का वेग, U2 टक्कर के पहले दूसरी वस्तु का वेग, V1 टक्कर के पहले पहली वस्तु का वेग, और V2 टक्कर के पहले दूसरी वस्तु का वेग। ठीक है, तो यही याद है, V2 माइनस V1, U1 माइनस U2। ये मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको सेपरेशन का वेग कहते हैं। सेपरेशन का अलग होने का अपेक्षिक वेग और नज़दीक जाने का अपेक्षिक वेग, यही रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ई बोलते हैं। क्लियर है ये हमारा। यहाँ पे हमने बोला फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ई हमारा 1 होता है, याद रखना। और फॉर सिंपली इनइलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे कि फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन खाली कह दें कि फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन की बात खाली कर दें, तो यहाँ की सीधा लिखते हैं कि अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई जो होता है 0 लेस देन ई लेस देन 1, ये हमारा इसका फंडा है, याद रखना। लेकिन जब यहीं पे परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, यहाँ पे ऐसा लिख दें कि फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, फॉर परफेक्टली मैंने पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, याद रखना कि हमारा यहाँ पे ई जो होता है 0 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार दे दो, ये आने वाला क्वेश्चन है, आता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, आएगा। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 1 होता है, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का वैल्यू हमारा 0 होता है। लेकिन केवल अप्रत्यास्थ बोल देती है, लिखना, कन्फ्यूज मत करना। कोई बच्चा केवल अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई को 0 मान बैठता है, वो गलत है। क्या होगा, ई 0 और 1 के बीच होगा। लेकिन यदि परफेक्टली इनइलास्टिक हो, पूरी तरह से अप्रत्यास्थ हो, तो उसके लिए ई का मान 0 होता है। ठीक है, चलो इसको देख लो, एक और कॉन्सेप्ट इसमें दे रहे हैं।
यहाँ लिखते हैं यहाँ के कि ए बॉडी dropped freely from height h strikes the ground and rebounds to height h1 and rebounds to height h1, देन हमारा ई जो होता है ये h1/h अंडर रूट करना है। यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन का पैटर्न इसमें देख रहे हैं कि इसमें किस ईयर में है। यहाँ पे हमारा ई जो होता है अंडर रूट h1/h हो जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को h हाइट से गिराया जाता है और रिबाउंड करके फिर से उछल करके कहाँ आता है, h1 हाइट पे आता है। यहाँ सीधा है कि यदि किसी वस्तु को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराने पर यही क्वेश्चन है जो लिख रहे हैं, h ऊंचाई से गिराने पर वह h1 ऊंचाई तक 1 मिनट, यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराने पर, किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराने पर यदि वह अर्थ से टकराकर h1 ऊंचाई तक उछलता है या उछलती है, तब हमारा ई जो होता है, तब ई हमारा अंडर रूट h1/h होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर जाना। h हाइट से गिराएंगे और h1 हाइट तक आएगा तो ई क्या होगा, h1/h हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसी में देख लो उस क्वेश्चन को, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की फिर से हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना। An elastic ball is dropped from height of 100 meter or it's 80% due to earth, 80% of energy lost. An elastic ball is dropped from height, ये क्वेश्चन हमारा है। An elastic ball is dropped from height height 100 meter due to earth, 80% of energy, 80% of its energy is lost to what height, the ball will rise। समझना है आप, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि 100 मीटर की ऊंचाई से
ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, एक गेंद गिराई जाती है, अर्थ से ड्यू टू अर्थ मतलब अर्थ से टकराकर इसकी 80% ऊर्जा क्षय हो जाती है। अर्थ से टकराकर इसकी 80% ऊर्जा क्षय हो जाती है, खत्म हो जाती है। कह रहा है कि टू व्हाट हाइट द बॉल विल राइज, गेंद कितनी ऊंचाई तक उछलेगी, गेंद कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। और समझना इस चीज़ को, क्या हमने लिखा है। 100 मीटर की ऊंचाई से बॉल को गिराया जाता है, इसकी 80% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो बॉल कितनी हाइट तक उछलेगी। सीधा से इसका एक सिंपल सा लॉस इन एनर्जी का डायरेक्ट हम कंसेप्ट दे रहे हैं, ध्यान देना। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी, एक हम तरीका बता देते हैं जो कि कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। लिखेंगे H1 माइनस H2 बटा H1 गुना 100 कर देंगे। लॉस कितना हुआ है 80%, 80% हुआ है तो यहाँ पे 80 दे दो, बराबर क्या करोगे H1 माइनस H2 बटा H1 इंटू कितना 100। H1 कितना है, कहाँ से गिरा है, तरीका है ये याद रखना, ये हमारा ट्रिकी अप्रोच है, इसको याद रखना तुरंत बनेगा। यहाँ पे फिर चलो 80 इक्वल टू कितना ऊंचाई से गिराया 100 से, कितना उछलेगा ये दे रहा है, बटा फिर 100 से गुना कितना 100, इस जीरो को इस जीरो को उड़ाओ, ठीक है, इसको और इसको समाप्त करो। यहाँ हमारा कितना रहा है, एक काम करो, सॉरी उसका कुछ करना नहीं है, सीधा 100 और 100 को समाप्त कर दो। 1 मिनट, नीचे हमारा 100 था, H1 माइनस H1 कितना है 100 है, ये हमारा 100 है, ख़त्म करो इसको। तो हमारा 80 इक्वल टू कितना हो गया, ये 100 माइनस H2 हुआ। यहाँ से यदि हम H2 निकालेंगे तो 100 माइनस 80 होगा, तो बॉल कितनी ऊंचाई तक उछलेगी, दैट इज़ 20 मीटर। समझना इसको, 100 मीटर से गिराया, इसकी एनर्जी अर्थ से टकरा के 80% खत्म हो जाती है, तो बॉल कितनी हाइट तक उछलेगी। तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी सीधा सा कर दिया H1 माइनस H2 बटा H1 इंटू 100। तरीका है ये, याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा, मान लो जितना लॉस हो रहा है उसको तुम यहाँ पर रख दो। H1 हमारा जो मूल हाइट है, जहाँ से गिराया गया, कहाँ से गिराया गया 100 से, H2 जितना तक उछलेगा, फिर H1 गुना 100 कैंसिल, ये हो गया, H2 कितना हो गया तुम्हारा 20 मीटर, इसका आंसर आ गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और यहीं तक इसको करना था, इसको कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, जितना भी कंसेप्ट दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन कन्फर्मली इस एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको पूरी तरह से आप कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही करेंगे। फिर नेक्स्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन हम क्वेश्चन वाइज आज देने की कोशिश करते हैं शाम में, और देखिए बने रहिए, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट।